हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस चौहान। गाइस, मेरा नाम है किरण चौहान। यहाँ हम कर रहे हैं पर्यावरण पारिस्थितिकी की घटना चक्र की बुक और चैप्टर नंबर 6 यानी कि वन्य जीव कर रहे हैं हम लोग। पार्ट 5 है इसका। तो गाइस, अगर आपको मेरी वीडियो पसंद है तो वीडियो को लाइक करिएगा। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। अगर आप नए हैं तो एक दो वीडियो देखिए, अगर पसंद आए तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करिएगा। कमेंट करके बताइएगा जरूर कि कैसी लगी। अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में या जिसे भी ज़रूरत है, जो भी पढ़ना चाहता है घटना चक्र, तो उसको शेयर जरूर करिएगा। तो गाइस, यहाँ पे ये मेरा इंस्टाग्राम अकाउंट है, व्हाट्सएप नंबर है। आगे बढ़ते हैं। अब शुरू करने से पहले गाइस हम करेंगे ये विषय सूची देख लेते हैं एक बार। हम लोग चैप्टर नंबर 1 से हमने स्टार्ट किया, अभी चैप्टर नंबर 6 पे पहुंच चुके हैं हम। ठीक है, उसके बाद के भी आप चैप्टर्स देख सकते हैं कि हमें आगे क्या क्या करना है। और बस गाइस, अगर आपको पसंद आती है मेरी वीडियो तो ज़रूर लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए। और अब देखिए, जो हम नेक्स्ट पढ़ने जा रहे हैं, मतलब जो आगे का हम पढ़ने जा रहे हैं पार्ट 5 में, वो है वन संपदा संरक्षण से संबंधित भारतीय प्रयास। ठीक है, तो देखिए यहाँ क्या लिखा है। यहाँ देख लेते हैं कितना बड़ा चैप्टर है। उसके आगे काफ़ी बड़ा है, मतलब कोशिश करेंगे एक ही वीडियो में कंप्लीट हो जाए। तो ये है कुछ चैप्टर, फिर उसके बाद हम करेंगे क्वेश्चन आंसर। ये क्वेश्चन आंसर भी देख लें, कितने सारे हैं, ख़त्म ही नहीं हो रहे। तो मे भी 1 या 2 वीडियो में कंप्लीट हो ये वाला आपका, बहुत ज़्यादा है। तो वैसे एक वीडियो में तो वीडियो काफ़ी लंबी हो जाएगी। चलिए देखते हैं, शुरू करते हैं। एक वीडियो में तो पॉसिबल नहीं हो पाएगा। तो यहाँ पे देखिए लिखा है कि भारत का जो भू क्षेत्रफल है, संसार का जो टोटल भू क्षेत्रफल है उसका 2.4% लेता है। मतलब इसने कहा दुनिया, मतलब पूरा पृथ्वी पे जो भारत का एरिया है वो 2.4% है। अब इसने कहा भारत जो विश्व की कुल ज्ञात जैव विविधता का लगभग 8% प्राप्त होता है भारत में। मतलब अगर आप पूरी पृथ्वी पर जैव विविधता की बात करें तो 8% भारत में मिल जाएगा आपको। ठीक है, अब इसमें लिखा है JRB एल्फ्रेड की जो पुस्तक है, क्या नाम है, फ्यूनल डाइवर्सिटी इन इंडिया। अच्छा, इसके अनुसार इसने कहा कि विश्व की कुल जो जंतु प्रजाति हैं उसकी संख्या का 7.28% कहाँ मिलेगा आपको, भारत में मिलेगा। चलो, भारत में क्या है, यहाँ पे लिखा है कि वन संरक्षण अधिनियम 1972 को लागू होता है। मतलब 9 सितंबर 1972 को लागू होता है। ठीक है, तो इसमें क्या, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा और संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। मतलब ये जो अधिनियम है ना, किस लिए, जो वन्य जीव है उनकी तस्करी, अवैध शिकार, इन सबसे इसकी रक्षा और संरक्षण के लिए जो है ये अधिनियम यानी कि एक्ट आया। तो इसमें कुल कितनी धाराएं हैं ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। 66 7 अध्याय हैं और 6 अनुसूचियां हैं इसमें टोटल। आगे बढ़ते हैं। अब इसने कहा जो तो ये अधिनियम गाइस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको आप रट लीजिएगा। ठीक है, रट लीजिएगा। तो इसने कहा भारतीय वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में वन्य जीवों के आवास संरक्षण यानी कि जहाँ वो रहते हैं उसकी रक्षा के अनेक प्रावधान हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत रक्षित वन्य जीवों की सूची भी है। अच्छा, तो बाघों को भी, अब देखो ये इंपॉर्टेंट सी बात आती है, क्वेश्चन आता है। तो बाघ को इसने कहा कि जो है अनुसूची 1 में रखा गया है। ठीक है, अतः यदि कछुए की एक प्रजाति को अनुसूची 1 के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाएगा, मतलब इसने कहा अगर कछुए की प्रजाति को आप अनुसूचित 1 में डालते हैं तो उसे भी संरक्षण का वही स्तर मिलेगा जो बाघ को मिला हुआ है। ठीक है, यानी इसने कहा कि बाघ तो अनुसूची 1 में है ही। ठीक है, उसके बाद जो भी अनुसूची 1 में आएगा उसको वही सेम तरीके से ट्रीट किया जाएगा जैसे बाघ को। अब फिर आता है यहाँ पे लिखा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 72। हमने कहा ये अधिनियम इंपॉर्टेंट है, याद रखेगा। तो ये जो है किसी व्यक्ति द्वारा विधि मतलब कानून द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस तीनों का शिकार नहीं किया जा सकता। ठीक है, मतलब ये जो अधिनियम कहता है कि ये कहता है भैया आप घड़ियाल, भारतीय जंगली गधा, जंगली भैंस का शिकार नहीं कर सकते। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब भारत में वन संरक्षण अधिनियम 1980। चलिए अब एक और बात कर लेते हैं। तो एक हमने पढ़ा वन्य जीव, मतलब वनों में जो जीव रहते हैं, वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972। अब यहाँ लिखा है वन, यहाँ वन्य जीवों की बात हुई, यहाँ वन संरक्षण अधिनियम 1980। तो यहाँ पे किसका संरक्षण की बात कर रहे हैं, वन्य जीव की। ठीक है, और यहाँ किसके संरक्षण की बात कर रहे हैं, वन्य जीव के लिए 1972, वन के लिए 1980। ठीक है, तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 को संसद द्वारा जो है आपका 1980। ठीक है, तो कहानी बस इतनी, अधिनियम याद रखिए 1980 में आया। ठीक है, चलिए
अब इसने लिखा है कि 2016 को कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत वन सूची समीक्षा का समय 20 वर्ष से घटाकर 5 वर्ष कर दिया गया। चलिए, तो इसने कहा 2016 में क्या हुआ, जो भी हुआ कि नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत क्या होता है कि वन सूची समीक्षा जो हो रही है उसे 20 साल से घटाकर 5 साल कर दिया गया। जो समीक्षा होगी 20 साल में नहीं है, 5 साल के अंतर्गत होगी, 5 साल में, ठीक है। अब है राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो। अच्छा, तो अब ये भी तीसरी चीज है जो ये रटनी है, ठीक है, यानी कि राष्ट्रीय पादप आनुवांशिक संसाधन ब्यूरो की स्थापना कब होती है, 1977 में होती है, नई दिल्ली में। राष्ट्रीय स्तर पर पौधों, किस लिए, पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी के रूप में की गई है। यानी कि कब हो रही है, 1977 नई दिल्ली में हो रही है इसकी स्थापना, किसके लिए, पौधों के आनुवांशिक संसाधनों के प्रबंधन के लिए, ठीक है, ठीक है। तो ये क्या है, एक नोडल एजेंसी है इस चीज के लिए, पौधों के आनुवांशिक संसाधन के प्रबंधन के लिए एक नोडल एजेंसी है। और इसके क्या 10 क्षेत्रीय कार्यकाल विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्र में स्थित कार्यालय। तो इसके 10 क्या है, क्षेत्रीय कार्यालय हैं और अलग अलग कृषि जलवायु क्षेत्र में है। अब कहाँ कहाँ है, 10 जगह का नाम याद रखिए। तो एक हो गई आपकी शिमला, एक हो गया जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, सिंगाल, भोवाली, कटक, हैदराबाद, रांची, श्रीनगर। 10 बार पढ़ लीजिए, बस याद हो जाएगा। अब इसका भारतीय पशु कल्याण बोर्ड, चौथी चीज याद करिए, ठीक है। तो इसमें क्या है, देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने और पशु कल्याण कानून पर क्या है, एक सांविधिक सलाहकारी निकाय है। ये क्या है, सांविधिक सलाहकारी निकाय है, पशुओं के कल्याण के लिए है, सांविधिक सलाहकारी निकाय है, ठीक है। इतनी सी बात। स्थापना, इसकी जो स्थापना है पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960, मतलब एक अधिनियम के थ्रू हुई होगी। तो पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के तहत हुई है, ठीक है, बस इतनी सी बात। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड भी हमने देख लिया, किस कानून के थ्रू बना ये भी देख लिया, क्या है सलाहकारी निकाय है ये भी देख लिया, 3 बात। चलो, अब है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण, ठीक है, ये हो गई 5वीं बात। राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत ये भी क्या है, एक सांविधिक निकाय है। तो क्या बात याद रखनी है, 5वीं बात क्या याद रखनी है, राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण किस मंत्रालय के तहत बना है ये भी देख ली, सांविधिक निकाय है ये भी देख, ठीक है। अब इसने कहा केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय, ठीक है, तो राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना होती है 2009 में, ठीक है। भारत के प्रधानमंत्री क्या है, इसके पदेन अध्यक्ष हैं, कौन, पीएम है, पदेन अध्यक्ष कौन है, पीएम। राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण के अध्यक्ष कौन है, पदेन अध्यक्ष है प्रधानमंत्री। अच्छा, आगे बढ़ जाते हैं, 6ठी 7वीं बात करते हैं कुछ। 7th पॉइंट, वन अनुसंधान संस्थान स्थापना देहरादून जिले, उत्तराखंड के देहरादून जिले में 1906 में हुई, ठीक है। तो 7वीं बात इतनी सी याद रखिए। तो ये क्या है, सबसे पुराना संस्थान है। 1991 में इसे जो है विश्वविद्यालय, मतलब यूजीसी विश्वविद्यालय अनुदान आयोग द्वारा जो है डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया, वन अनुसंधान संस्थान देहरादून, ठीक है। आगे बढ़ जाते हैं, अब बात करेंगे 8th, भारतीय वन्यजीव संस्थान देहरादून उत्तराखंड में स्थित है, ठीक है। अब वन्य जीवों के क्षेत्र में किए गए विशिष्ट कार्यों के लिए शैक्षिक और शोध संस्थान वन एवं वन्यजीव अधिकारियों, वन्यजीव संरक्षकों आदि को पर्यावरण व वन मंत्रालय द्वारा राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार प्रदान किए जाते हैं, ठीक है। तो कौन सा पुरस्कार, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार की हम यहाँ पे बात करेंगे, ठीक है। तो ये कब दिया जाता है, जब देखिए वन्य जीव संरक्षण पुरस्कार है तो वन्य जीवों के लिए बात करेंगे। तो वन्य जीवों के लिए विशिष्ट कार्य अगर आप कर रहे हैं उसके लिए शैक्षणिक या आप शोध संस्थानों, वन्यजीव अधिकारियों, वन्यजीव संरक्षकों आदि को जो है कौन से मंत्रालय द्वारा, ये पर्यावरण वन मंत्रालय द्वारा आपको ये पुरस्कार मिलेगा। राजीव गांधी, नाम याद रखिएगा, राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार किस किस को मिलता है ये भी हमने देख लिया। शैक्षणिक शोध संस्थान, वन्यजीव अधिकारी,
वन्यजीव संरक्षकों, इनको मिलता है पुरस्कार। ठीक है, अगर आप कुछ अच्छा काम करते हैं वन्य जीवों के क्षेत्र में। दायित्व है कि 1974 में आ जाते हैं तो वन विभाग ने जोशीमठ के रेडी गांव के लगभग 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया। ठीक है, तब क्या होता है, 1974 की बात है, एक है गौरा देवी थी। ठीक है, उनके नेतृत्व में क्या होता है, सैकड़ों की तादाद में महिलाएं आती हैं और पेड़ों से चिपक जाती हैं और जो पेड़ों की कटाई हो रही होती है ना, उसका विरोध करती हैं। उत्तराखंड की बात है, 1974 वन विभाग ने क्या किया था, ज्योति मठ के रेणी गांव में क्या है, जंगलों को काटने लगे थे। तो ये किनके नेतृत्व में कहानी चली है, ये नाम याद रखिएगा, गौरा देवी के नेतृत्व में इन्होंने बहुत सारी महिलाओं को इकट्ठा किया, तब जाके पेड़ से चिपक गए। चिपको आंदोलन के जो, इसी को चिपको आंदोलन बोलते, तो इस जो चिपको आंदोलन है उसके जो प्रणेता है वो है चंडी प्रसाद भट्ट। यानी दो नाम अभी तक याद रखने, एक हो गया गौरा देवी, ये डेट याद रखी 1974, ये नहीं भी याद होता है तो कोई बात नहीं। हाँ, फिर इसके जो प्रणेता है वो चंडी प्रसाद भट्ट है। तो इन्होंने क्या करा था, 1964 में दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी थी। तो ये भी याद रखिएगा, दासोली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना करी चंडी प्रसाद भट्ट ने। अच्छा, आगे चलकर क्या होता है, ये संस्था जो है आपका चिपको आंदोलन का आधार भूमि बन जाता है। कौन सा संस्था, ये जो दासोली ग्राम स्वराज मंडल क्या है, चिपको आंदोलन का क्या है, आधार भूमि बन जाता है। अब यहाँ लिखा है 1973 में क्या होता है, वनों की कटाई के विरुद्ध क्या होता है, के विरोध स्वरूप चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है। ठीक है, तो 1974 की बात ही थी। तो इस आंदोलन के सह कार्यकर्ता क्या है, सुंदर लाल बहुगुणा, तीसरा नाम जो आपको याद रखना है, इन्होंने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। ठीक है, तो एक हो गए सुंदर लाल बहुगुणा, एक हो गए चंडी प्रसाद भट्ट, और तीसरा नाम मतलब जो हमने देखा था गौरा देवी, राइट। तो इसमें यहाँ लिखा है कि 1982 में चंडी प्रसाद भट्ट यानी कि ये वाले जो बंदे, इनको जो है आपका रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्रदान किया गया। तो ये भी हो गई एक इंपॉर्टेंट सी बात। आगे बढ़ जाते हैं, तो यहाँ लिखा है 1970 के दशक में क्या होता है, 1970 के दशक, 1970 का दशक यानी कि 1970 से लेकर 1980 के बीच की बात हो रही है। ठीक है, तो इस दशक में क्या होता है कि देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध हुए संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन का नाम दिया गया। सुंदरलाल बहुगुणा इस आंदोलन से जुड़े रहे और उनका जो है इनका नेता माना गया। तो वही बात लिखी है बस, और कुछ नया नहीं है, चिपको आंदोलन की बात है। अब इसने कहा चिपको आंदोलन का मूल रूप से जो है वन कटाई के विरुद्ध था और चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा इस कार्यकर्ता थे, सक्रिय कार्यकर्ता थे। फिर वही तीन नाम आपको याद रखना है, चंडी प्रसाद भट्ट, सुंदरलाल बहुगुणा और एक तीसरा नाम था गौरा देवी। ठीक है, चलिए इसमें लिखा है अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार, वन और वन्य जीवों के संरक्षण, वन्य जीवों के संरक्षण में अभूतपूर्व योगदान के लिए क्या है, राजस्थान सरकार के जो वन विभाग है उसके द्वारा दिया जाता है। मतलब आप पहुंचे राजस्थान सरकार का जो वन विभाग है, ठीक है, उसके द्वारा कौन सा पुरस्कार दिया जा रहा है, वन्य जीवों के संरक्षण के लिए कौन सा पुरस्कार, अमृता देवी बिश्नोई स्मृति पुरस्कार दिया जा रहा है। ठीक है, राजस्थान सरकार द्वारा, इनफैक्ट राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा। अब यहाँ लिखा है गोंड और कोटकू जनजाति पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण महीने भर चलने वाले अभियान त्योहार जिरोती के दौरान क्या है, फलदान वृक्षों के पौधों का रोपण करते हैं। ठीक है, तो मतलब कौन सी जनजाति ये काम करती है, गोंड और कोटकू जनजाति। अब इसने कहा नेपाल और भारत में वन्य जीव संरक्षण, नेपाल भारत में वन्य जीव संरक्षण प्रयासों के रूप में सेव यानी SAVE नामक एक क्या है नया संगठन प्रारंभ किया गया और इसका जो उद्देश्य था वो क्या है, टाइगर का संरक्षण था। ठीक है, सेव का उद्देश्य है टाइगर संरक्षण। तिब्बती पौधों द्वारा टाइगर के खाल का प्रयोग आसन लगाने सौंदर्यीकरण के लिए किया जाता है, जिसके कारण टाइगर के शिकार में वृद्धि को ध्यान में रखते हुए भारत नेपाल ने क्या किया, 2010 में सेव नामक संगठन की स्थापना करी और इसके संरक्षण और इसकी संख्या वृद्धि के लिए जो है कार्यरत है। मतलब किसके मतलब भारत और नेपाल ने मिलकर सेव की स्थापना करी टाइगर के संरक्षण के लिए, 2010 में बात हो रही है। ठीक है, अपना वन अपना धन योजना हिमाचल प्रदेश राज्य द्वारा प्रारंभ किया गया। उद्देश्य राज्य के वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ाना। अच्छा, झारखंड राज्य में पर्यावरण संतुलन बनाए रखने हेतु राज्य में मुख्यमंत्री जन वन योजना किस चीज़ के लिए, पर्यावरण संतुलन।
को लागू किया गया। ठीक है, 2015 को प्रारंभ किया गया और इस योजना के उद्देश्य की बात कर लेते हैं। तो देखिए, प्रदेश में हरित क्षेत्र में क्या करना है, वृद्धि कर पर्यावरण संतुलन कायम रखना। दूसरी बात, वृक्षारोपण के माध्यम से भूजल संरक्षण। फिर निजी क्षेत्र में वनोपज उत्पादन को बढ़ावा देकर क्या है, अधिसूचित वनों पर से जो दबाव है उसको क्या करना है, कम करना है। तो ये 1 2 3 बार झारखंड वाले जो बच्चे हैं वो थोड़ा सा ज़्यादा ध्यान दे के पढ़ लें। अब और भी इसमें है, किसानों की भूमि पर क्या है, वृक्षारोपण कर उनकी आय को बढ़ाना। फिर है, राज्य में जन सहयोग से वनाच्छादन को बढ़ावा। मतलब इसने कहा वृक्ष हुआ हो, वनाच्छादन करो, वृक्षारोपण करो, ये बात है। अब इसमें लिखा भारतीय सर्वेक्षण विभाग की बात करें तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक क्या है, प्राचीनतम विभाग है। ठीक है, इसकी स्थापना 1767 में, और इसका संबंध क्या है, पर्यावरण से नहीं है। ये किसी क्वेश्चन का आंसर है। चलिए, अब इसने कहा संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा अनुसूचित जनजाति, अन्य परंपरागत वन निवासी, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 या वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है। यानी अब यहाँ पे एक अधिनियम की बात करेंगे, वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 बोल लीजिए या इसी अधिनियम को बोल लीजिए। ये देखिए, ये किसके अधिकार की बात करते हैं, जो वनों में रहने वाले लोग हैं उनके अधिकारों की बात है कि उनका वन पे कितना अधिकार है। अब है वन अधिकार अधिनियम 2006 FRA 2006। तो इन दोनों में से कुछ भी कह लीजिए, एक ही अधिनियम है ये। ठीक है, तो इसने कहा संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा जो है, अनुसूचित जनजाति या अन्य परंपरागत वन निवासी, यानी देखो अनुसूचित जनजाति यानी कि ST, या जो वन में रहने वाले निवासी हैं हो। ठीक है, तो ये जो है इस अधिनियम में समाविष्ट है, संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा। राइट, फिर इसने कहा इस अधिनियम का लक्ष्य जनजातियों के अधिकार को मान्यता, उनके अधिकारों, उनके दायित्वों, उनके लाभ का तर्क संगत वितरण, ताकि वनों पर जो निर्भर समुदाय है उसकी जीविका सुनिश्चित होकर वन का संरक्षण कर सके, ऐसा इसका उद्देश्य है। मतलब जो लोग रह रहे हैं उनको परेशानी ना हो और वन का भी संरक्षण हो जाए, ये उद्देश्य है इस अधिनियम। ठीक है, अब यहाँ पे लिखा है वन में सबसे पहले बैगा समुदाय जनजाति को पर्यावास अधिकार दिया गया। तो ये भी एक इम्पॉर्टेंट बन गया कि पर्यावास अधिकार मतलब क्या है, इनको ये अधिकार दे दिए गए। जैसे वो वन में ही रहते थे तो उनको वन पे अधिकार उनका ऑलरेडी था, तो अधिनियम के थ्रू भी उनको अधिकार दे दिया गया। ठीक है, अब इसमें लिखा है मध्य प्रदेश सरकार द्वारा पहली बार डिंडोरी जिले के 7 गांव में जनजातीय समूह को अधिकार दिया गया। अगर आप MP के हैं तो ये बात जरूर याद रखिएगा। ठीक है, और भारत में सबसे पहले है तो ये सभी लोग याद रखिएगा। ठीक है, अब इसने कहा कि जनजातीय मामलों के मंत्रालय भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से जो है निर्णय लिया जाता है। किसके द्वारा लिया जाता है, जनजातीय मामलों के मंत्रालय के द्वारा ये निर्णय लिया जाता है और उसकी घोषणा की जाती है। ठीक है, किस मंत्रालय द्वारा होती है वो याद रखिएगा। और इसमें लिखा है कि गैर वन क्षेत्र जहाँ वन नहीं है कि विकसित किए गए बांस पादप को जो है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में क्या किया गया, वृक्षों की परिभाषा से हटा दिया गया। मतलब कि इसने कहा बांस जो है वृक्षों में नहीं आता। किस अधिनियम के थ्रू बात हुई, भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017। ठीक है, अब ये कौन सा क्षेत्र है, गैर वन क्षेत्र की बात कि विकसित किए गए जो बांस है गैर वन क्षेत्र के बांस। राइट, ठीक है, तो अब यहाँ आगे लिखा है कि इसके अनुसार क्या है, अब आदिवासियों गरीब किसानों द्वारा बांस का प्रयोग अपने आर्थिक उपयोग के लिए किया जा सकता है। देखिए, अब ये वृक्षों की श्रेणी में नहीं आ रहा है, तो आप क्या है बांस उगाइए, बांस काटिए, बांस बेचिए, जो मन में आए करिए। अच्छा, मतलब कौन, आदिवासी और गरीब किसान ये सब कर सकते हैं ऐसा काम। अब है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र, चलिए ये भी याद रखना पड़ेगा आपको। तो राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र NRCF की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद ICAR की एक इकाई के रूप में की गई। ठीक है, ये केंद्र उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से लगभग 10 किलोमीटर की दूरी पर है। तो इतना ये बकवास है, उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में मिल जाएगा राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र। 1988 में इसकी स्थापना होती है। ठीक है,
और ये क्या है, भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई। चलो क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ओके, कितनी देर हो गई, 20 मिनट, तो 10 मिनट और क्वेश्चन आंसर खत्म हो जाएंगे। भारत के किस राज्य में सर्वप्रथम मुख्यमंत्री जन वन योजना का प्रारंभ किया गया? 2016 का ये क्वेश्चन है। झारखंड पीसीएस का है, तो आंसर में आ जाएगा झारखंड। देखो कितना आसान क्वेश्चन हो गया झारखंड वालों के लिए। तो गाइस ये जो पैराग्राफ है ना, ये जो है रिपीट हो रहा है बिल्कुल। हम जो अभी ऊपर पढ़ के आए हैं तो ये वही चीज़ है, तो मैं यहाँ पे रीड नहीं कर रही क्योंकि वही चीज़ लिखी है जो हम अभी ऊपर पढ़ के आए हैं। ठीक है, अब देखिए लिखा है निम्नलिखित राज्यों में से किसके द्वारा जो है अपना वन अपना धन योजना प्रारंभ की गई? तो किसके द्वारा की गई थी? हिमाचल प्रदेश के द्वारा की गई थी, और उद्देश्य इसमें लिखा है वन रोपण की क्रियाविधि को बढ़ावा देना। चलो अब लिखा है झारखंड राज्य में जंगलों को सुरक्षित वन के रूप में वर्गीकृत करने का उद्देश्य। तो ठीक है, तो गाइस इसका आंसर है, देखिए झारखंड राज्य में, देखिए क्वेश्चन कहाँ पे आया है पहले ये भी देख लेते हैं। तो देखिए झारखंड का ही क्वेश्चन, झारखंड वाले टेंशन ले लीजिएगा ऐसे क्वेश्चन पे जो झारखंड से रिलेटेड हो। तो इसमें लिखा है झारखंड राज्य में जो है वनों को 3 श्रेणियों में वर्गीकृत किया गया, सुरक्षित, संरक्षित और अवर्गीकृत। ठीक है, तो ये कुछ नया है पैराग्राफ, राइट, तो इसे देख लीजिएगा, स्किप मत करिएगा। झारखंड वाले स्पेशली, राज्य में सुरक्षित वनों में जो है बिना अनुमति के सभी गतिविधियां निषिद्ध हैं। ओके, चलिए अब भारत के वन्यजीव संरक्षण अधिनियम, वन्य जीव की बात हो रही है, संरक्षण अधिनियम किस बार? 1972। और अगर वन्य जीव की जगह से वन लिखा होता वो होता 1980 में। ठीक है, तो 1972 आंसर हो गया हमारा। अच्छा, तो इसमें देखिए क्या लिखा है, भारत में वन्यजीव संरक्षण अधिनियम जो है 1972 को लागू, वन्य जीवों की तस्करी, अवैध शिकार से रक्षा संरक्षण के लिए भारत सरकार द्वारा वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में पारित किया गया। तो इस अधिनियम में कितनी धाराएं हैं, कितने अध्याय हैं और कितनी अनुसूची, इसकी वैसे हमें जरूरत नहीं है भारत में। ये देखिए ये वाला जो क्वेश्चन है ये हो रहा है रिपीट, आप पढ़ लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं, वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम पारित किया गया था, वर्ष किस वर्ष में किया गया था? क्वेश्चन हो गया रिपीट, आगे बढ़िए। फिर लिखा है निम्नलिखित घटनाओं को उनके प्रारंभ के कालानुक्रम में जो है आपको व्यवस्थित करना है, नीचे दिए गए जो कूट है उसे सही उत्तर चुनिए। देखिए वन्यजीव संरक्षण अधिनियम और जैव विविधता अधिनियम, प्रोजेक्ट टाइगर, प्रोजेक्ट हाथी की बात हो रही है। तो सबसे पहले 1972 वन्यजीव संरक्षण अधिनियम हो गया। ठीक है, उसके बाद है प्रोजेक्ट टाइगर। तो देखिएगा सीधे हम यहीं पे देख लेते हैं क्यों टाइगर से। तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 हो गया आपका, प्रोजेक्ट टाइगर आता है, उसके बाद 1973 में आता है, फिर प्रोजेक्ट हाथी आता है जो कि है 1992 में आता है, फिर जैव विविधता अधिनियम 2002 में आता है। ठीक है, मतलब फर्स्ट नंबर पे ये आया है, फिर सेकंड नंबर पे ये वाला आया, थर्ड नंबर पे ये वाला आया, फिर फोर्थ नंबर पे ये वाला आया। चलिए अब इसमें लिखा है फिर से मैच कराएं, वन संरक्षण अधिनियम हो गया, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम हो गया, वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम हो गया, जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम हो गया। तो वन संरक्षण अधिनियम 1980 में आया, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 में आया था। ठीक है, वो हमने देखा था। फिर पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो आता है वो आता है 1986 में आता है। ठीक है, फिर वायु प्रदूषण निवारण एवं नियंत्रण अधिनियम 1981 में आता है, और सबसे पहले मतलब वायु से पहले जल प्रदूषण नियंत्रण अधिनियम आता है तो 1974 में आता है। ठीक है, चलो तो सिंपल हो गया ये, आप देख लीजिएगा। अब देखिए यहाँ पे लिखा है 2016 में कार्यान्वित नवीन राष्ट्रीय वन सूची डिजाइन के अंतर्गत क्या है, वन सूची समीक्षा को जो समय है वो घटाकर 20 साल से घटाकर क्या कर दिया गया था, 5 साल कर दिया गया था। भारत में यदि कछुए की एक जाति को जो है वन्य जीव संरक्षण अधिनियम 1972 की अनुसूची वन में के अंतर्गत संरक्षित घोषित किया जाए तो इसका निहिरता क्या है? इसमें लिखा है कि तो देखिए सिंपल, इसका संरक्षण का वही स्तर प्राप्त होगा इसे जैसा कि बाघ को है। ठीक है, सिंपल सी बात, पढ़ा था ये क्वेश्चन हमने। चलो तो इसने कहा कि जो बाघ है अनुसूची वन में है। इसने कहा कछुए की किसी प्रजाति को भी, तो इसमें वही सेम चीज लिखी है, कुछ नया नहीं लिखा है। आगे बढ़ते हैं, यदि किसी पौधे की विशिष्ट जाति को वन्यजीव सुरक्षा अधिनियम 1972 की सूची 5 और 6 में रख दिया जाए तो इसका क्या तात्पर्य है? तो कुछ नई बात हो गई, IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है, तो इसमें लिखा है इस पौधे की खेती करने के लिए क्या है, आपका लाइसेंस की आवश्यकता होगी। यानी अगर अनुसूची 6 में आता है तो आपको उस पौधे की अगर खेती करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। ठीक है, तो ये कुछ हो गई नई बात। ठीक है, न्यू, तो ये पैराग्राफ जरूर पढ़ें, जरूर।
चलिए, वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार क्या होता है? कोई भी व्यक्ति अनुसूची 6 में रखे गए किसी विशिष्ट पौधे की खेती तब तक नहीं कर सकता जब तक कि मुख्य वन्यजीव संरक्षण या फिर राज्य सरकार द्वारा उसे निमित्त प्राधिकृत किसी अन्य अधिकारी द्वारा लाइसेंस ना प्राप्त कर ले। ठीक है, तो यहाँ लिखा है वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 अनुसूची 6 में शामिल जो पौधे हैं उसकी बात करते हैं। जैसे बेडूम्स साइकट, ठीक है, नहीं सुना होगा आपने। ब्लू वेंडा नहीं सुना, कुथ नहीं सुना होगा। लेजीज स्लीपर ऑर्किड, ठीक है, ये ऑर्किड तो सुना होगा, बाकी मुझे पिचे प्लांट या गढ़पत्ती ये भी आपने सुना होगा। फिर है रेड वेंडा, ठीक है, तो इसे रट लीजिए, जो और क्या कर सकते हैं, जब नहीं सुने तो रटना ही पड़ेगा। अब आगे बढ़ते हैं, तो मतलब अगर आपको ये इन सब की खेती करनी है तो आपको लाइसेंस लेना पड़ेगा। और कौन सी अनुसूची में आते हैं? अनुसूची 6 में आते हैं। अच्छा, तो वन्यजीव संरक्षण अधिनियम 1972 के अनुसार क्या है? किसी व्यक्ति द्वारा विधि द्वारा किए गए कतिपय उपबंधों के अधीन होने के सिवाय निम्नलिखित में से कौन सा प्राणी का शिकार नहीं किया जा सकता? घड़ियाल, भारतीय जंगली भैंस, ठीक है, किसी का नहीं कर सकते, ठीक है, इन तीनों में से किसी का नहीं कर सकते, ठीक है। तो इसमें क्या है कि किसी नहीं कर सकते, बस बात खत्म। आगे बढ़ते हैं। फिर लिखा है भारत में निम्नलिखित में से कौन सा अधिनियम जो है वन्य जीवों को संरक्षण प्रदान करता है? अच्छा, तो वन्य जीवों को संरक्षण कौन प्रदान करता है? 1972 वाला। सिंपल सा क्वेश्चन है ये। तो भारत में वन्य संरक्षण अधिनियम कब आया गया? तो देखिए, वन्य जीव की जब हमने बात करी थी तो हमने कहा था 1972, लेकिन जब हम वन की बात करें तो 1980 था आंसर। ठीक है, क्या था? 1980 था। ठीक है, और बस इतना ही समझिए, बाकी भूल जाइए। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी देखिए रिपीट हो रहा है। आगे बढ़ते अब निम्नलिखित कथनों पर विचार कर लेते हैं। चलो, तो पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, ठीक है, भारत सरकार को सशक्त करता है। क्या? वह पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। दूसरा यहाँ लिखा है कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन और विसर्जन के मानक निर्धारित करे। तो आंसर है केवल 2। ठीक है, चलिए, अब इसमें कुछ नई बात है, न्यू, और ये IAS में आया हुआ क्वेश्चन है। चलिए, पर्यावरण संरक्षण के तो हमने पढ़ा ही नहीं था अभी। ठीक है, तो अब पढ़ लेते हैं। तो पर्यावरण संरक्षण 1986, तो ये एक नई बात हो गई और ये आपको ये याद रखना है। ठीक है, तो भारत सरकार को इस बात के लिए सशक्त करता है। भारत सरकार को क्या कहता है भैया कि वह विभिन्न स्रोतों से पर्यावरण प्रदूषक जो होते हैं ना, उसके उत्सर्जन या फिर उसके विसर्जन के जो मानक हैं उसे निर्धारित कर सकता है। कौन कर सकता है? भारत सरकार कर सकता है कि आपको इतना ही उत्सर्जन करना है। ठीक है, इससे ज़्यादा नहीं करना है। ये सब भारत सरकार निर्धारित कर सकती है। साथ ही पर्यावरण प्रदूषण का निवारण कैसे करें, नियंत्रण उपशमन के लिए क्या है, राष्ट्रव्यापी कार्यक्रम की योजना बनाएं, ये भी कर सकते हैं। इसको निष्पादित कैसे करें, तो ये भी सब भारत सरकार कर सकती है। इसके अतिरिक्त पर्यावरण के विभिन्न आयामों के संबंध में उसकी गुणवत्ता के लिए मानक निर्धारित करे, ये भी सरकार करेगी। तो इस अधिनियम में कहीं भी लोक सहभागिता की आवश्यकता का और उसे हासिल करने की प्रक्रिया और रीति रिवाज का विवरण नहीं, तो पहला वाला गलत है, दूसरा वाला सही है। अब इसने कहा कि 2018 में क्या होता है, इसने उल्लेख नहीं है कि 2018 के पर्यावरण दिवस, यानी कि जो पर्यावरण दिवस कब होता है? 5 जून को होता है। तो इसकी जो मेज़बानी भारत को सौंपी गई थी, एक बात। दूसरा तो ये 2018 की बात वैसे हम क्यों कर रहे हैं गाइस, क्योंकि ये 2019 में, 2018 की बात करने की जरूरत नहीं है। आगे बढ़ जाते हैं। हाँ, यहाँ पे लिखा है ये प्रतिबंधित पर्यावरण संरक्षण अधिनियम जो है 1986 के तहत लगाया गया कि 2019 से पूरे राज्य में, चलिए बेकार बात, आगे बढ़ते। भारतीय वन्यजीव संस्थान कहाँ पे स्थित है? ये हमने देखा था, देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, आगे बढ़ते। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, उत्तराखंड का क्वेश्चन है, तो उत्तराखंड में 2 बार आ चुका है। ये हर एक के लिए इंपॉर्टेंट, सिर्फ उत्तराखंड वालों के लिए नहीं। वन अनुसंधान संस्थान कहाँ पे? देहरादून उत्तराखंड में। ठीक है, तो वन अनुसंधान संस्थान की स्थापना देहरादून जिले में 1906 में हुई। तो सबसे पुराना संस्थान है, इसलिए इम्पोर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। 1991 में क्या होता है? विश्वविद्यालय अनुदान में UGC द्वारा इसे डीम्ड यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया। अब वन अनुसंधान संस्थान कहाँ स्थित है? क्वेश्चन हो गया रिपीट। आगे बढ़ जाते हैं। फिर यहाँ लिखा है वन अनुसंधान संस्थान स्थित है, रिपीट, क्वेश्चन रिपीट। झारखंड का क्वेश्चन है, झारखंड में आया है। झारखंड सरकार ने राज्य के विभिन्न वन्यजीव अभयारण्यों में कितने वर्ष की अवधि के लिए क्या है वन्यजीव प्रबंधन योजना जो है शुरू की? तो कितने वर्ष? 10 वर्ष। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे लिखा है 10 वर्ष की अवधि के लिए वन्यजीव प्रबंधन योजना जो है शुरू करी, वन्यजीव अभयारण्य है।
क्या है, डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य। तो ये सबके लिए इम्पोर्टेंट थोड़ा पता होना चाहिए। तो डालमा वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, कोडरमा वन्यजीव हो गया, फिर वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, हजारीबाग वन्यजीव अभ्यारण्य हो गया, पारसनाथ वन्यजीव अभ्यारण्य, फिर है उधवा झील पक्षी अभ्यारण्य हो गया। तो ये सारे इंपॉर्टेंट है, सब याद रखिएगा, ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी जो है संस्था पर्यावरण से संबंधित नहीं? तो इसमें लिखा विज्ञान पर्यावरण केंद्र, ये वन्य पर्यावरण से संबंधित है। भारतीय वनस्पति सर्वेक्षण संस्थान भी है, फिर भारतीय वन्यजीव संस्थान भी है, और भारतीय सर्वेक्षण विभाग ये नहीं है, ठीक है, बाकी सब है। तो एमपी का क्वेश्चन है, तो इसने और तो कुछ बात ही नहीं लिखी। तो भारतीय सर्वेक्षण विभाग जो है विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के अधीन क्या है, राष्ट्रीय सर्वेक्षण और मानचित्रण के लिए भारत सरकार का एक क्या प्राचीनतम विभाग है, ठीक है, ना कि पर्यावरण से संबंधित। तो इसकी जो स्थापना है 1767 में की गई थी, और जो है ये क्या है, पर्यावरण से संबंधित नहीं है, ठीक है। तो भारतीय वन अनुसंधान कहाँ है, इतना अजीब सा क्वेश्चन। तो इसमें लिखा भारतीय वन अनुसंधान और शिक्षा परिषद ने वन आधारित समुदायों को समर्थन करने के लिए TIFAC के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया। तो ICFRE का मुख्यालय कहाँ पर स्थित है? तो आंसर हो गया आपका देहरादून। चलिए देखिए क्वेश्चन आया कहाँ पे, तो ये देखो, तो BPSC का क्वेश्चन 2017 की बात हो रही है। 2018 में क्या होता है, पर्यावरण एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के तहत स्वायत्त परिषद भारतीय वानिकी अनुसंधान शिक्षा परिषद ICFRE देहरादून और विज्ञान प्रौद्योगिकी विभाग के तहत एक स्वायत्त परिषद प्रौद्योगिकी सूचना पूर्वानुमान आकलन परिषद नई दिल्ली के मध्य एक सहमति पत्र पर हस्ताक्षर किया गया। ये सहमति पत्र आजीविका के अवसर मुहैया कराने, वन आधारित समुदायों की आय बढ़ाने के उद्देश्य से किया गया। तो ये हो गई थोड़ी सी खतरनाक बात। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है गैर वन क्षेत्र में विकसित किए गए निम्नलिखित में से कौन सा जो पादप है जो भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 में वृक्षों की परिभाषा से क्या है विलोपित कर दिया गया? तो हमने कहा था बांस। क्या था? बांस। चलो अब क्या है कि जो आदिवासी या गरीब किसान है वो इसका प्रयोग जो है अपने आर्थिक उपयोग के लिए कर सकते हैं। चलिए अब देखते हैं कुछ नई बात। IAS 2019 का क्वेश्चन है, तभी इतना अजीब बड़ा था। भारतीय वन अधिनियम 1927, लो भैया ये 1927 की बात आ गई, नहीं अभी तक हमने नहीं पढ़ी थी 27। तो भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल ही में हुए संशोधन के अनुसार वे वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है, एक बात। फिर इसमें लिखा है अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक वन वासी अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक क्या है, गौड़ वन उपज है। बिल्कुल। चलो अनुसूचित जनजाति अन्य पारंपरिक वन वासी अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौड़ वनोपज का स्वामित्व की अनुमति देता है। तो गाइस दो बात सही है, आपका जो दूसरा है सही है, तीसरा है सही है, पहला वाला गलत है। चलो इसमें लिखा है भारतीय वन संशोधन अधिनियम 2017 द्वारा भारतीय वन अधिनियम 2027 में संशोधन कर बांस को वृक्ष की श्रेणी से बाहर कर दिया गया और गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की कटाई या पारगमन की जो है अनुमति होगी। ठीक है, गैर वन क्षेत्र में उगने वाले बांस की। तो यहाँ पे क्या लिखा था? इसमें लिखा था कि वन निवासियों को वन क्षेत्र में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। तो गैर वन क्षेत्र की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, अब दूसरी बात यहाँ पे लिखा है, तो पहला वाला गलत हो गया। अनुसूचित जनजाति और अन्य पारंपरिक जो वनवासी हैं वन अधिकारियों की मान्यता अधिनियम 2006 में कैसा बांस, बेत, शहद, मोम। तो ये नई बात लिखिएगा, इसलिए जरूर पढ़ना है पैराग्राफ। ठीक है, तो बांस, बेत, शहद, मोम, लाख, तेंदुपत्ता आदि गौड़ वनोपज है। ठीक है, तो साथ ही इस अधिनियम में वन्य निवासियों को वन अधिकारों के तहत उनके गौड़ वनोपज के स्वामित्व के साथ उनके संग्रह, उपयोग और निपटान का अधिकार प्रदान किया गया। तो दूसरा भी सही है और तीसरी बात भी सही है, और ये पैराग्राफ है नया, तो ये आप पढ़ लीजिएगा बिल्कुल। ठीक है, वैसे तो IAS का है, ठीक है, लेकिन IAS का भी है तो भी आपको ये पैराग्राफ पढ़ना चाहिए। विश्व के वन्य जीव भारत में पाए जाते हैं, कितने % जो है विश्व के वन्य जीव जो है भारत में पाए जाते हैं? तो ये था आपका आंसर, हमने जो पढ़ा था 7.28%। चलो आगे बढ़ जाते हैं। निम्न में से किसे जो है चिपको आंदोलन का नेता माना जाता है? तो हमने 3 नाम याद करे थे, तो 3 में से जो भी नाम है उस पर टिक मार देना। तो सुंदरराव बहुगुणा,
ठीक है। तो 1970 के दशक में क्या होता है, देश भर में वनों के विनाश के विरुद्ध क्या है, एक संगठित प्रतिरोध को चिपको आंदोलन नाम दिया गया। तो सुंदरलाल बहुगुणा क्या थे, इस आंदोलन से जुड़े रहे और इसके नेता माने गए। अच्छा, चिपको आंदोलन का प्रणेता कौन है, तो देखो एक बात करते हैं, तो ये इसमें भी तो कन्फ्यूजन होता है। नेता हमने देख लिया सुंदरलाल बहुगुणा, प्रणेता की बात करें तो वही चंडी प्रसाद भट्ट का नाम होता है। ठीक है, तो इसने लिखा है प्रणेता कौन है, चंडी प्रसाद भट्ट है। 3 ही नाम याद करें हमने। ठीक है, अब क्या होता है 1964 में क्या है, दसौली ग्राम स्वराज मंडल की स्थापना की गई और यही जो है आगे चलकर चिपको आंदोलन की आधारभूमि बनता है। 1973 में क्या होता है, वनों की कटाई को रोकने के लिए क्या होता है, चिपको आंदोलन की शुरुआत होती है और इसमें जो सह कार्यकर्ता कौन, सुंदरलाल बहुगुणा ने भी इस आंदोलन में इम्पोर्टेंट भूमिका निभाई है। तो इसका जो मूल रूप से विरुद्ध किसके विरुद्ध था, तो ये किसके विरुद्ध था, ये जो चिपको आंदोलन है वन कटाई के विरुद्ध था। अब इसमें लिखा है चमोली के रेणी गांव में किसके नेतृत्व में क्या होता है, वन कटाई के विरोध में आंदोलन किया गया। तो किसके नेतृत्व में किया गया था रेणी गांव चमोली में, तो वो है आपकी गौरा देवी के नेतृत्व में किया गया था। ठीक है, अब 1972 की ये कहानी है। जोशीमठ के मतलब वन विभाग के जोशीमठ के रेणी गांव के लगभग जो है 680 हेक्टेयर जंगल को नीलाम कर दिया गया था, उसको काटने वाले थे। तो अब क्या होता है, गौरा देवी आती हैं, उनके नेतृत्व में क्या होता है, सैकड़ों महिलाएं आती हैं और पेड़ों से जाके चिपक जाती हैं। राजीव गांधी वन्यजीव संरक्षण पुरस्कार दिया जाता है, क्यों जाता है, तो देखो शैक्षणिक और शोध संस्थानों को दिया जाता है, वन्यजीव अधिकारियों को भी दिया जाता है, वन्यजीव संरक्षकों, इन तीनों को, इनको भी दिया जाता है आदि और भी, तो इन सभी को दिया जाता है। ठीक है, तो इसने कहा कि और क्यों वन्यजीवों के क्षेत्र में अगर कोई आपने विशिष्ट कार्य किए हैं तो इन सबको दिया जाता है। चलिए, इसमें लिखा है नेशनल ब्यूरो ऑफ प्लांट जेनेटिक रिसोर्सेज स्थित है, कहाँ पे स्थित है, तो ये नई दिल्ली में स्थित है। ठीक है, तो इसकी स्थापना कब होती है, 1977 नई दिल्ली में होती है, राष्ट्रीय स्तर पर पौधों के आनुवांशिक संस्थानों के प्रबंधन के लिए। क्या है, एक नोडल एजेंसी है यहाँ पे। इसके जो 10 जो है आपके क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ, अच्छा 10 जो है क्षेत्रीय कार्यालय कहाँ का है, विभिन्न कृषि जलवायु क्षेत्रों में, जैसे शिमला, जोधपुर, त्रिशूर, अकोला, शिलोंग, भोपाली, कटक, हैदराबाद, रांची और श्रीनगर। 10 बार याद पढ़ लीजिएगा, याद हो जाएगा। यह अमृता देवी स्मृति पुरस्कार जो है किसके लिए दिया जाता है, तो भैया किसके लिए दिया जाता है, तो ये दिया जाता है वन्य जीवों की सुरक्षा के लिए दिया जाता है। किसके द्वारा दिया जाता है, राजस्थान सरकार, कहाँ लिखा है, राजस्थान सरकार के वन विभाग के द्वारा प्रदान किया जाता है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें नेपाल और भारत में जो है वन्य जीवन संरक्षण प्रयासों के रूप में जो है सेव SAV नामक एक नया संगठन प्रारंभ किया गया। तो इसका उद्देश्य क्या था, किसको बचाना, संरक्षण, टाइगर के संरक्षण के लिए था। ठीक है, उससे और ज़्यादा कुछ नहीं। और इसी प्रकार प्रत्येक वे कतिपय विशिष्ट समुदाय, जनजाति पारिस्थितिक रूप से जो है महत्वपूर्ण मास भर चलने वाले अभियान त्योहार के दौरान क्या है, फलदार वृक्षों की पौधों का रोपण करते हैं। और निम्नलिखित में से कौन सा समुदाय ये काम करता है, तो ये करता है ये वाला गोंड और क्या है, कोरकू समुदाय करता है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है भारतीय पशु कल्याण बोर्ड पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 के अधीन स्थापित है। ठीक है, फिर इसमें लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण और क्या है एक सांविधिक निकाय है। चलिए बिल्कुल सही है, ठीक है, ये सही बात है। और राष्ट्रीय गंगा नदी द्रोणी प्राधिकरण की अध्यक्षता प्रधानमंत्री करते हैं, बिल्कुल बात सही है। दूसरा भी सही है, तीसरा भी सही है। तो गाइस ये पूरा पैराग्राफ वैसे हमने पढ़ा है। तो भारतीय पशु कल्याण बोर्ड देश में पशुओं के कल्याण को बढ़ावा देने, पशु कल्याण कानून पर एक क्या है, सांविधिक सलाहकारी निकाय है। इसकी स्थापना जो है किस अधिनियम के द्वारा होती है, पशु क्रूरता निवारण अधिनियम 1960 के द्वारा होती है। और तो पहला हो गया गलत। अब इसने लिखा है राष्ट्रीय बाघ संरक्षण प्राधिकरण पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय के अंतर्गत क्या है, एक सांविधिक निकाय है। अच्छा, तो दूसरा हो गया सही। तीसरे की बात करते हो, केंद्र सरकार ने एक अधिसूचना के द्वारा 20 फरवरी 2009 को राष्ट्रीय गंगा नदी बेसिन प्राधिकरण की स्थापना की। भारत के प्रधानमंत्री जो है इसके पदेन अध्यक्ष हैं, ये वाली बात भी सही है। चलो आगे बढ़ जाते हैं। तो इसमें लिखा है संकटपूर्ण वन्यजीव पर्यावास की परिभाषा वन अधिकार अधिनियम 2006 में समाविष्ट है, सही है। और फिर भारत में पहली बार बैगा जनजाति को पर्यावास अधिकार दिया गया। ठीक है, तो बिल्कुल ये बात भी सही है। केंद्रीय पर्यावरण वन जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा भारत के किसी भाग में विशेष रूप से कमजोर जनजातीय समूह के लिए पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से जो है निर्णय लेता है।
इसने कहा केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये बात गलत है। तो ये ना निर्णय लेता है ना घोषणा करता है। अच्छा, ये कौन निर्णय लेता है कौन घोषणा करता है उसकी बात कर लेते हैं। तो ये जनजातीय मामलों के मंत्रालय, ये जो है भारत सरकार द्वारा देश के किसी भाग में विशेष रूप से जो कमजोर जनजातीय समूह है उसके पर्यावास अधिकार पर आधिकारिक रूप से निर्णय लेता है और क्या करता है उसकी घोषणा करता है। कौन करता है? जनजातीय मामलों के मंत्रालय। और यहाँ क्वेश्चन में क्या लिखा है गाइस? यहाँ लिखा है आपका केंद्रीय पर्यावरण वन और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय, तो ये गलत हो गया। ठीक है, चलो बाकी तो इसमें कुछ नया नहीं है, वही सारी चीज़ें लिखी, आगे बढ़ते हैं। अच्छा, निम्नलिखित में से कौन सा एक जो है आपका वन्य प्राणी के विलुप्तीकरण का जो है प्रमुख कारण नहीं है? ठीक है, देखिए अगर आप प्राकृतिक आवास को नष्ट करते हैं तो वन्य प्राणी विलुप्त होंगे, जंगल में आग लगेगी तो भी वन्य प्राणी विलुप्त होंगे, वन्य प्राणियों का अवैध वाणिज्यिक व्यापार होगा तो भी वो जो है विलुप्त होंगे। लेकिन जनसंख्या में वृद्धि हो रही है तो उनसे वन्य प्राणियों की क्या मतलब है? कुछ नहीं। तो ये वाला गलत है, बाकी आपका सब सही है। चलिए, इसमें कुछ भी नहीं है, आगे बढ़ते हैं। राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र कहाँ पे स्थित है? तो हमने देखा था उत्तर प्रदेश में झांसी में। कहाँ पे है? 1988 में इसकी जो देखिए फिर मैंने कहा था इसमें लिखा है राष्ट्रीय कृषि वानिकी अनुसंधान केंद्र की स्थापना 1988 में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद की एक इकाई के रूप में होती है। और ये केंद्र कहाँ है? उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में। ठीक है, बस इतने था। झांसी जिले में झांसी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। चलो, तो गाइस अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आई होप आप लोग को वीडियो अच्छी लगती होगी। हालांकि आप लोग ना चैनल सब्सक्राइब करते हैं, ना लाइक करते हैं, ना शेयर करते हैं। चलिए, जो भी है ठीक है, आप लोग को फ़ायदा होना चाहिए, बाकी तो अलग बात है। अब इसमें जो नेक्स्ट पार्ट है ना वो है वन संरक्षण से संबंधित वैश्विक प्रयास की बात करेंगे, जो कि हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। ठीक है, चलो आगे बढ़ जाते हैं। मतलब अब क्या है, इस वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे इस पार्ट के संग। ठीक है, तब तक के लिए धन्यवाद।